हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी और कल वो लाइट की वजह से अभी क्लास लगभग डिस्टर्ब रही है कि कुछ ही क्लास हो पाई थी, बाकी नहीं हो पाई थी। तो आज मैं आपको ये जर्नल एंट्रीज का है ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, 2-3 एंट्रियाँ बताई थी और जर्नल का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि जर्नल का फॉर्मेट है ये क्या होता है। और उसमें मैंने जो बताया था जर्नल एंट्री इतनी कोई टिपिकल नहीं है, बस प्रैक्टिस है कि जितनी ज़्यादा एंट्रीज करेंगे उतनी समझ में आती जाएगी। और टॉपिक के ऊपर है तो अपना जर्नल एंट्री वाला जो अपना टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आपके लिए बेस भी है और शुरुआत भी है। टॉपिक भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या है आपके ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-12 दिनों तक ये टॉपिक चलेगा जर्नल एंट्रीज वाला, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है। और फिर जितनी एंट्रीज अपन करेंगे उतनी ही अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी और समझ में आता जाएगा। तो मैंने तुम्हारे को जो शुरुआत में चीज बताई थी इसमें कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं भाई, व्यापार में हम जो लेन देन होता है कि आपने क्या किया। कई बार देखा होगा व्यापारी पूछते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कि हमने इतने का माल बेचा है, ये इतने का माल खरीदा है, तो वो ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन। तो ट्रांजैक्शन कैसा भी हुआ हो, चाहे खरीदने का हो चाहे बेचने का, उधार हो चाहे नकद हो, कुछ भी हो, व्यापारी उसको सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखता है उसे हम कहते हैं जर्नल। और जर्नल में लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना। तो ऐसे बहुत सारे लेन देनों को हम लिखते हैं जर्नल में, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जहां से मैंने बताया था वहीं से आपको शॉर्ट में एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको देख लेना आप ये। ये ऊपर तो हम लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पहला कॉलम आपके इसमें डेट का होता है, फिर आपके पर्टिकुलर्स, विवरण जिसको हिंदी में बोलते हैं विवरण यानी कि डिटेल, एनएफ, लेजर फोलियो, लेजर का मतलब होता है खाता बही, बोले तो खाता बही की पृष्ठ संख्या या पेज नंबर वो लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो। तो प्रश्न में दिया हुआ है एलएफ नंबर तो हम लिख देते हैं, इसमें नहीं है तो खाली छोड़ देते हैं, लेकिन कॉलम तो अपने को बनाना ही बनाना है क्योंकि फॉर्मेट है ये। और ये 2 कॉलम आपके डेबिट के और क्रेडिट के, ठीक है। ये आपके कॉलम का है। अब इसमें मैंने बताया था कि मैंने शुरुआत में ट्रांजैक्शन जो आपको बताए थे माल के खरीदने और बेचने के, कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, खुद को व्यापारी मान लो कि मैं व्यापारी हूं, क्योंकि खाते जो तैयार कर रहे हो आप अपने व्यापार के खाते तैयार कर रहे हो तो आप व्यापारी हो। और जो भी व्यापार में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न में दे रखा है माल खरीदा, किसने खरीदा, हमने खरीदा है। माल बेचा, किसने बेचा है, हमने बेचा है। मजदूरी चुकाई, हमने चुकाई है, क्योंकि व्यापारी का नाम प्रश्न में लिखा हुआ नहीं रहता है। हाँ, ऊपर जरूर रहता है कि निम्न लेन देनों को इस व्यापारी की पुस्तकों में लिखिए, लेकिन अब खाते हम वो व्यापारी है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम लिख रहे हैं तो हमारी पुस्तकों में हमारा नाम कभी भी नहीं लिखते। तो इसलिए व्यापारी अपनी पुस्तकों में खुद का नाम नहीं लिखता है। तो जो भी ट्रांजैक्शन के लिए होता है वो खुद करता है। तो प्रश्न में कुछ भी होता है माल बेचा यानी कि उसने बेचा है, चाहे उधार हो चाहे नकद हो, कैसा भी ट्रांजैक्शन हो यानी कि उसने किया है। और दूसरा पक्षकार कौन सा होता है, जिसने माल खरीदा या बेचा, उसका नाम प्रश्न में होता ही है। उसका तो हमारे को नाम लिखना ही लिखना है। तो एक तो मैंने ये बताया कि खुद को व्यापारी मान लो,
जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। दूसरा, व्यापारी पुस्तकों में अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है। दूसरा पक्षकार कौन है? लेने वाला या देने वाला, उसी का नाम लिखा जाता है, कभी भी व्यापारी का नाम नहीं आता है, चाहे उसने कैसा भी ट्रांजेक्शन किया हो। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लिखना जरूरी होता है क्योंकि व्यापारी घर के लिए कर रहा है और कर रहा है, तो फिर उसको व्यापारी के नाम से नहीं और नामों से, तो वो अपना एंट्री करेंगे। तब मैं बताऊंगा आपको कैसे दिखाया जाता है। तो मैंने आपको क्या है 4 एंट्रीज बताई थी। सबसे पहले माल के खरीदने की एंट्री, तो माल हमने खरीदा है, तो मैं आपको शॉर्ट में वही चारों एंट्रियां एक बार में आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद में कल से अपने उस आगे वाली एंट्री ही करेंगे। तो उन चारों एंट्रीज को मैं एक बार बता रहा हूं, फिर से एक बार देख लेना कि प्रश्न में दे रखा है जैसे 1 अगस्त, अगस्त का महीना चल रहा है, जैसे 1 अगस्त को प्रश्न में दे रखा है माल खरीदा, माल खरीदा 7,000 रुपए, ये प्रश्न में सूचना दे रखी है। अब देखो इसमें इतना ही दे रखा है माल खरीदा, ये तो कन्फर्म है कि माल किसने खरीदा है? हमने खरीदा है, कि हम व्यापारी हैं, हमने माल खरीदा है। अब दूसरी बात इसमें जो देखने की है वो ये आती है कि माल खरीदा है, इसमें ये नहीं दे रखा है कि नकद खरीदा है या उधार खरीदा है, क्योंकि इसमें नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि अगर प्रश्न में नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है तो प्रश्न में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम लिखा हुआ है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है, चाहे उसमें नकद शब्द लिखा हुआ हो या नहीं हो। अब इसमें देखो माल खरीदा, नकद उधार शब्द कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन इसमें व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं है। व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है। इसका मतलब माल किसने खरीदा है? हमने खरीदा। और कैसे खरीदा है? नकद खरीदा है। हमने माल खरीदा है, नकद खरीदा है 1 अगस्त को। अब इसमें ये मालूम चल गया है कि हमने माल खरीदा है, ट्रांजेक्शन एक तो ये है, दूसरा नकद में खरीदा यानी कि रोकड़ है। तो अब इस ट्रांजेक्शन में हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि नियम जो है उसी का लागू करेंगे। माल खरीदा, माल वस्तुगत खाते में आता है, क्योंकि ये तो एक क्रिया है कि हमने माल का क्या किया, चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, माल वस्तुगत खाते में आता है। और इसमें रोकड़ भी है, क्योंकि नकद खरीदा है, रोकड़ कैश है, कैश को भी एक वस्तु ही माना जाता है, जो पैसा है उसको एक वस्तु ही माना जाता है। वस्तु है तो ये रोकड़ है, ये भी किस खाते में आएगा? वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, क्योंकि माल खरीदा, माल वस्तु में आता है, और रोकड़ है, ये भी एक वस्तु है, यानी कि इसमें एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। जब एक ही खाता प्रभावित हो रहा है तो हम एक ही खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे, वस्तुगत खाते का। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। यह है वो अपनी वस्तुगत खाते का नियम। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। अब देखो इसमें माल हमने खरीदा है, मैंने बताया था व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है। दूसरा पक्षकार कौन है? केवल उसी का ध्यान रखा जाता है। माल खरीदा है हमने, तो व्यापार में क्या आ रहा है? माल आ रहा है, माल आ रहा है। तो मैंने बताया था जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, माल आ रहा है तो माल को डेबिट करेंगे। माल हमने क्या किया? खरीदा है, और माल खरीदने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परचेज। इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे? परचेज को, ध्यान रखना। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, माल आ रहा है तो इसलिए परचेज को, परचेज अकाउंट शॉर्ट में लिख देंगे, परचेज अकाउंट दिया। पूरा अकाउंट ACCOUNT अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, हम शॉर्ट में A/C करके लिख देंगे, ठीक है। और आगे क्या है? डेबिट में लिखेंगे, क्या लिख देंगे? DR। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, माल आ रहा है, और माल का हम क्या किया? खरीदा है, खरीदने को बोलते हैं परचेज।
इसलिए डेबिट भी हम परचेज को ही करेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। कैश जा रहा है क्योंकि माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। रोकड़ जा रही है तो रोकड़ को हम क्रेडिट कर देंगे। जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। जिस खाते को क्रेडिट किया जाता है, एक तो उससे पहले टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टू शब्द लगाते ये मान लिया जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया है, फिर उसके आगे क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। रोकड़ जा रही है, माल आ रहा है तो परचेज को डेबिट कर दिया, रोकड़ जा रही है कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, कितने का खरीदा है? 7,000 रुपए का। तो माल आ रहा है 7,000 रुपए का, डेबिट अमाउंट में 7,000 लिख देंगे और रोकड़ 7,000, क्योंकि सेम ही आएगा। रोकड़ तो अलग अलग हो ही नहीं, इसमें जो अमाउंट है वो तो अलग अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने का माल आ रोकड़ भी उतनी जाएगी। अभी मेरी अगर उधार भी होता है तो भी उतनी पेमेंट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट में जो अमाउंट है वो दोनों में बराबर ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गया, हमने इसकी एंट्री कर दी। अब ये लेन देन क्या, हमने माल खरीदा, इसकी हम डिटेल लिखते हैं। इसकी जो डिटेल लिखते हैं उसको हम बोलते हैं नरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। तो इसकी डिटेल है वो क्या क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, या इतना भी लिख सकते हैं गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा, लेकिन हमने नकद खरीदा इसलिए पूरा लिख देंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये नरेशन है, मतलब ये डिटेल है। एक तरह से जो लाइन होती है उसको हम इंग्लिश में ऐसे कैसे ट्रांसलेट कर देंगे। और ये मैंने बताया था, इसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। जितनी आप करते जाओगे फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। ये आपके डेबिट और क्रेडिट किया है, ये आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है तो फिर गलत ही है। ठीक, अब इसके बाद में ये ट्रांजेक्शन अपना कंप्लीट हो गया है तो हम लाइन खींच देंगे। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन कब हुआ था? 1 अगस्त को। 2021 है तो ऊपर लिख देंगे 2021 अगस्त 1। ठीक है, ये हो गया अपना पहला ट्रांजेक्शन। अब देखो आगे, आगे प्रश्न में दे रखा है 2 अगस्त को। अब 2 अगस्त को क्या दे रखा है इसमें? कैलाश से माल खरीदा, 10,000 रुपए। अब देखो इसमें दूसरा जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या दे रखा है? कैलाश से माल खरीदा है। देखो मैंने बताया माल खरीदा है यानी कि हमने खरीदा है, हम व्यापारी है। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो माल तो खरीदा है, लेकिन नकद खरीदा है या उधार खरीदा है, तो उसके लिए मैंने पहचान बताई थी। अगर नकद या उधार शब्द नहीं दे रखा है तो किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम दिया हुआ होगा। तो इसमें देखो व्यक्ति का नाम है, इस ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है? व्यक्ति का नाम दे रखा है कैलाश। तो व्यक्ति का नाम दिया हुआ है या किसी संस्था का नाम दिया हुआ है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। यानी कि इसमें लेन देन क्या है? उधार है। माल हमने खरीदा है लेकिन उधार में खरीदा है, यानी कि उसको पेमेंट अभी नहीं किया, बाद में करेंगे। अब ये कंफर्म हो गया कि हमने जो माल खरीदा है उधार माल खरीदा है। तो अब सबसे पहले तो इसमें हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि खाते जब प्रभावित हो रहे हैं तो हम जो रूल है वही हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखो कैलाश, कैलाश आपके कौन से खाते में आता है? व्यक्तिगत खाते में, ये आपके व्यक्तिगत खाता हो गया। और माल खरीदा ये किस में आता है? वस्तुगत खाते में। मैंने बताया था जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो सब व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो कैलाश तो आ गया आपके व्यक्तिगत खाते में। और जो माल खरीदा हो चाहे बेचा हो, ये किस में आता है? वस्तुगत खाते में। रोकड़ तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि माल खरीदा उसकी कीमत 10,000 है। इसमें रोकड़ न तो आ रही है न रोकड़ जा रही है।
क्यों? क्योंकि उधार में है। उधार ट्रांजैक्शन में रोकड़ का आवागमन नहीं होता है, न रोकड़ आती है न जाती है, तो इसमें कैश नहीं है, ये तो कीमत है माल की 10,000। तो इसका मतलब इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, कैलाश व्यक्तिगत खाते में और माल खरीदा वस्तुगत खाते में। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम ही लागू करेंगे, व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों के नियम ही लागू करेंगे। तो किसी भी खाते का पहले नियम अप्लाई कर सकते हैं, बस फर्क इतना ही है कि पहले हमारे खाते को डेबिट ही करना है जब किसी भी नियम को अप्लाई करें। क्रेडिट हम पहले नहीं करते, बाद में करते। तो कैलाश व्यक्तिगत खाते में, तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो माल इसने खरीदा है, हमने, हमारा नाम तो लिखेंगे नहीं। पहले मैंने बता दिया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है। तो पाने वाले तो हमें, क्योंकि माल हमने खरीदा है। देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है इसमें? कैलाश, क्योंकि कैलाश से खरीदा है तो कैलाश देने वाला है। तो इसका मतलब है जो क्रेडिट होगा खाता, वो किसका होगा? कैलाश का। कैलाश का खाता क्रेडिट होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो ये तो खाता क्रेडिट होना है। व्यक्तिगत खाते का नियम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारा नाम तो लिखेंगे नहीं, देने वाला कैलाश है इसलिए कैलाश को क्रेडिट करेंगे। अब इसके बाद में है माल खरीदा वस्तुगत खाते में, और वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। तो क्या आ रहा है हमारे पास? माल आ रहा है। माल हमने क्या किया? खरीदा है, इसलिए डेबिट भी किसको करेंगे? परचेज को। माल खरीदा तो परचेज ही हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि नकद खरीदेंगे तो भी माल आएगा और उधार खरीदेंगे तो भी माल आएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। तो परचेज तो हमेशा डेबिट ही होना है। लेकिन नियम का भी ध्यान रखो कि नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। माल खरीदा है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे, तो परचेज हमारे डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट DR। और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। जा तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि उधार में खरीदा है तो रोकड़ नहीं जा रही है, तो इसलिए कोई इसमें जाने वाली वस्तु कुछ भी नहीं है। तो हम केवल वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार केवल परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि जा कुछ नहीं रहा है। तो क्रेडिट किसको करेंगे? क्योंकि व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार मैंने बताया था देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है? कैलाश। तो कैलाश को हम क्रेडिट करेंगे। उससे पहले हम क्या लिखेंगे? टू कैलाश अकाउंट, बस आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपके एंट्री हो जाएगी। बस ध्यान रखना है, खाते का कोई सा भी नियम लागू करें, जिस खाते की एंट्री करनी नहीं है वो छूट जाएगा, फिर तो दूसरे खाते का नियम ही अप्लाई करेंगे। जैसे व्यक्तिगत खाते के नियम में पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले हम हमारा नाम नहीं लिखेंगे तो खत्म हो गया, मतलब डेबिट नहीं करना है। देने वाला कौन है? कैलाश, इसलिए क्रेडिट तो हम कैलाश को करेंगे। और वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। परचेज आ रहा है, माल आ रहा है, खरीद डेबिट करेंगे। जा कुछ नहीं रहा है तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट हम कैलाश को कर चुके हैं। तो अब इसमें अमाउंट 10,000 का है, तो 10,000 रुपए आपके डेबिट साइड में और 10,000 रुपए ही आपके क्रेडिट साइड। ठीक, अब इसकी हम डिटेल लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। नरेशन क्या लिखेंगे? वैसा ही आएगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैलाश, और नहीं फ्रॉम, क्योंकि कैलाश से, फ्रॉम यानी से होता है। तो ये जो लाइन थी उसको हमने ऐसे कैसे इंग्लिश में लिख दिया कि कैलाश से माल खरीदा, बस वही लिखना है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैलाश, बस और कुछ नहीं करना है इसमें नरेशन में। तो नरेशन मैंने बता दिया, हल्की फुल्की गलती कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे एंट्रीज करते जाओगे वो गलतियां भी आपसे नहीं होगी। अब ये ट्रांजेक्शन है, ये कब हुआ था? अगस्त 2। अब पूरा हो गया है तो ये लाइन हम खींच देंगे। ठीक है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है वो आपके हो गया है। तो दूसरे ट्रांजेक्शन के अनुसार हमने दो ट्रांजेक्शन किए, माल के खरीदने के ही है दोनों, बस दोनों में मैंने यही बताया कि नकद खरीदा है और एक दूसरे में है उधार खरीदा। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो माल के खरीदने की एंट्री है वो क्या होती है? ये इस प्रकार से हो जाएगी, डेट वाइज हम इसमें एंट्री करते जाएंगे। अब ऐसे ही इससे आगे,
अब इससे आगे दे रखा है प्रश्न में 5 अगस्त, 5 अगस्त को दे रखा है माल बेचा 3500 रुपए। अब देखो इसमें ये 5 अगस्त को ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या है इसमें माल बेचा है। माल किसने बेचा है? हमने बेचा है। मैंने बताया कोई भी ट्रांजैक्शन दे रखा है तो माल बेचा हमने बेचा है, खरीदा है यानी कि हमने खरीदा है। अच्छा ये तो कंफर्म हो गया कि माल बेचा है हमने, लेकिन नकद या उधार है, इसके लिए मैंने बताया था पहचान क्या है, क्योंकि इसमें नकद या उधार शब्द दिया हुआ नहीं है। नकद या उधार शब्द नहीं होता है तो फिर हमारे को ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, जैसे हमने पहले किया था, तो वो लेन देन उधार होता है। लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है। तो ये हमने जो माल बेचा, इतना ही देखा माल बेचा, न तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम है और न किसी संस्था का नाम है। जब व्यक्ति और संस्था का नाम ही नहीं है तो वो लेन देन क्या है? नकद। ये ट्रांजैक्शन है वो नकद में है, उधार में नहीं है। जब नकद में लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, तो माल बेचा, माल बेचा है तो माल हमारे पास आएगा या जाएगा? जाएगा, कंफर्म है। जब माल बेचा है तो माल आएगा थोड़ी, माल चला जाएगा। तो माल तो जा रहा है और रोकड़ आ रही है। रोकड़ क्यों आ रही है? क्योंकि माल हमने नकद में बेचा है। नकद में बेचा है तो 3500 रुपए की रोकड़ आ रही है, और रोकड़ है वो कौन से खाते में आती है? वस्तुगत खाते में। मैंने बताया था रोकड़ को भी एक वस्तु ही मानते हैं। माल बेचा खरीदा कुछ, ये भी किस में आता है? वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें वही खाता प्रभावित हो रहा है। माल बेचा आपके वस्तुगत खाते में, और रोकड़ है ये भी कौन से खाते में आती है? वस्तुगत खाते में। माल बेचा ये भी वस्तुगत खाते में, और 3500 रुपए रोकड़ है, कैश, ये भी एक वस्तु है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, और एक ही खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है? वस्तुगत खाता। जब एक ही खाता प्रभावित हो रहा है तो हम एक ही खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें माल हमने बेचा तो माल तो जा रहा है, आ क्या रहा है? रोकड़, कैश आ रही है। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, क्योंकि नकद माल बेचा है तो रोकड़ आ रही है, तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। तो कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो कैश आपके डेबिट हो जाएगा, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है इसमें? माल जा रहा है, क्योंकि माल हमने बेचा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो माल जा रहा है, और माल क्या किया? हमने बेचा है, और बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे? सेल्स को। गुड्स नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि माल के बेचने को, इसलिए मैंने शब्द बताए थे शुरुआत में, इसको परचेज बोलते हैं, इसको सेल्स बोलते हैं। तो माल, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है, क्या किया है? माल का हमने बेचा है, और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। इसलिए सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। आगे क्रेडिट लिखेंगे नहीं, ये मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और ये डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड में आपके ये 3500 रुपए आ जाएगा। ये आपके अमाउंट हो गए। अब जैसे हमने इन दोनों का नरेशन किया है, वैसे हम इसका भी नरेशन कर देंगे। वैसे ही माल बेचा है तो क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नकद माल बेचा। इस प्रकार से आपके एंट्री हो जाएगी। तो हमने ये नकद माल बेचा है, इसकी हमने ये एंट्री कर दी, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। और क्या था? हमने माल बेचा है तो इसको नरेशन लिख दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट आपके आई गया, ये हो गए। अब देखो माल के बेचने की, अब इसमें नकद था,
अगर उधार में होता तो क्या करते, मामूली सा चेंज होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि इसी में दे रखा है 6 अगस्त, हाँ इसकी जो डेट है वो डाल देंगे हम अगस्त 5, वर्ष बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं, महीने को करके उसमें तारीख हम डालते जाएंगे। अब 6 अगस्त को हमारा ट्रांजैक्शन है वो क्या हुआ है वो देखिए इसमें। अब इसमें दे रखा है हरि को माल बेचा, 3,000 रुपए। अब देखो इसमें ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या दे रखा है, हरि को माल बेचा। अब ये तो कंफर्म हो गया कि माल हमने बेचा है, ठीक है, लेकिन नकद बेचा है या उधार बेचा है उसके लिए मैंने पहचान बता दी थी कि जिस किसी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है वो लेन देन क्या होता है, उधार। तो इसमें व्यक्ति का नाम दे रखा है, व्यक्ति का नाम क्या है, हरि। तो व्यक्ति का नाम आ गया तो इसका मतलब ये लेन देन क्या है, उधार। और उधार जो ट्रांजैक्शन होते हैं कोई से भी हो, उधार ट्रांजैक्शन में न तो रोकड़ आती है न रोकड़ जाती है, बस ये ध्यान रखना। भाई कैश ट्रांजैक्शन नकद में माल चाहे खरीदा हो बेचा हो उसी में रोकड़ आती है या जाती है, लेकिन जब उधार माल बेचा है रोकड़ इसमें है ही नहीं, ये तो माल की कीमत है, माल बेचा है उसकी कीमत 3,000 है लेकिन रोकड़ थोड़ी आ रही है। तो अब ये तो हो गया कि इसमें रोकड़ नहीं है, माल की कीमत है 3,000। तो अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले देखो आपके हरि, हरि है ये कौन से खाते में आता है, व्यक्तिगत खाते में, ठीक है। और माल बेचा किस में आता है, आपके वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में आपके 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं इसमें तो दोनों खातों के नियम लागू कर देंगे। तो खाते 2 होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैंने तुम्हारे को यह बताया था कि व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, क्योंकि एक लेने वाला और एक देने वाला, तो एक पक्षकार तो हम है, हम व्यापारी है, हमारा नाम कभी लिखेंगे नहीं। तो और किस खाते का नियम पहले लागू करें, कोई सा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसको डेबिट करना है उसी को हम डेबिट करेंगे। तो पहले जैसे व्यक्तिगत खाते का नियम लागू कर लो, चाहो तो आप वस्तुगत खाते का भी कर सकते हो। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है वो क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो पाने वाला इसमें कौन है, देखो हमने माल बेचा है, माल किसने बेचा है, हमने, तो देने वाले तो हमें, और पाने वाला कौन है इसमें, हरि, क्योंकि माल हमने किसको बेचा है, हरि को बेचा है। जब हरि को बेचा है तो पाने वाला इसमें हरि है, ठीक है। तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाला हरि है, हरि को हम डेबिट कर देंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले तो हमें, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, तो पाने वाला हरि है तो हरि को हम डेबिट कर देंगे, हरि अकाउंट DR। और देने वाले चूंकि हम है इसलिए हमारा नाम नहीं लिखेंगे। तो व्यक्तिगत खाता तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा खाता इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। और वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। अब बताओ इसमें कुछ आ रहा है क्या, इसमें माल बेचा है तो माल तो जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, क्योंकि अगर हमने नकद में माल बेचा होता तो हमारे पास क्या आता, कैश आता। लेकिन इसमें तो हमने उधार माल बेचा है, उधार में रोकड़ नहीं आती है, तो क्योंकि माल बेचा है तो बदले में कैश ही आता है, कैश आ नहीं रहा है। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, आ कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल जा रहा है और माल का क्या किया हमने, माल बेचा है, और बेचने को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, इसलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे।
टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स है ये आपके क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अमाउंट है, माल हमने जो बेचा कितने का, 3000 का, तो हरी को हम डेबिट करेंगे 3000 से, और सेल्स में भी अमाउंट कितना आएगा, 3000 रुपए। अमाउंट सेम ही आएगा दोनों के अंदर, अलग अलग नहीं, इसमें अलग इसमें अलग आ गया, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं, इनका टोटल लगाते हैं, तो टोटल भी आपके बराबर आना चाहिए। तो अब ये देखो, ये एंट्री हो गई कि हरी को हमने माल बेचा, ये हमने एंट्री कर दी, हरी अकाउंट या टू सेल्स। अब इसका वही नरेशन कर देंगे, नरेशन आपके वही सेम, गुड सोल्ड टू हरी, हरी को माल बेचा ने, तो क्या लिख देंगे, टू हरी, गुड सोल्ड टू हरी, ये आपके लाइन कह देंगे। ट्रांजैक्शन 6 अगस्त को हुआ था, तो इसमें लिख देंगे अगस्त 6। ये देखो, मैंने आपको ये 4 एंट्रीज बताई, बिल्कुल सिंपल एंट्री थी, यानी कि मैंने आपको एक तरह से 2 ही एंट्री बताई है, माल के खरीदने की और माल के बेचने की। माल के खरीदने की है तो उसमें मैंने अगर नकद में खरीदा है तो क्या फर्क पड़ेगा, और उधार में अगर खरीदा है तो क्या फर्क पड़ेगा, और किस प्रकार से कौन से खाते प्रभावित होते हैं। ऐसे माल के बेचने की एंट्री बताई, तो दोनों एंट्री माल के बेचने की है, बस फर्क इतना है कि एक में हमने नकद बेचा है, एक में उधार बेचा है। तो मैंने इसमें पहचान बताई है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ रहता है हरी को उधार माल बेचा, सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है उधार माल बेचा, और उधार शब्द नहीं होता लेकिन हरी का नाम दे रखा है, तो मैंने पहचान बता दी कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम लिखा हुआ है वो लेन देन उधार माना जाता है, लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है वो लेन देन हमेशा नकद ही माना जाता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर है, आपकी बुद्धि की परीक्षा ली जाती है कि आप कोई गलती करते हो, तो ये तो मैंने पहचान बता दी कि उधार लेन देन कब माना जाता है, अगर लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो कौन सा लेन देन नकद होता है, कौन सा उधार माना जाता है, क्या पहचान बताई, जिसमें व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम होता है वो उधार होता है, नकद और उधार सब नहीं दे रखा है। लेकिन कई बार क्या है, कंफ्यूजन वाली लाइन होती है, कंफ्यूजन वाली लाइन में क्या दे रखी है, जैसे ये था पहला, कैलाश से माल खरीदा, इसमें तो लिखा हुआ है कई, अब उसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि कैलाश से नकद माल खरीदा, प्रश्न में क्या दे रखा है, कैलाश से नकद माल खरीदा। जब नकद लेन देन होता है तो कभी भी व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्लियर दे रखा है नकद माल खरीदा है, माल आ रहा है, रोकड़ जा रही है, क्या फर्क पड़ेगा, व्यक्ति का नाम कभी भी नहीं लिखा जाता। ऐसे ही इसमें हरी को माल बेचा, हरी को नकद माल बेचा, हरी को नकद माल बेचा, नकद या शब्द दे रखा है तो फिर व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होता है, माल हमने चाहे खरीदा हो चाहे बेचा हो, अगर व्यक्ति का नाम दे रखा है और नकद है तो कभी भी व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होगा, वहां पर व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होता है। भाई आपकी दुकान है, उदाहरण देता हूं, आपके पास में कस्टमर आया, उसने दिया ये वस्तु दो, उसने पैसे दिए, आपने माल दे दिया, फिर उससे आप नाम पूछोगे, भाई तुम्हारा नाम बताओ, नहीं पूछोगे, क्योंकि अब आपको मतलब है ही नहीं। लेकिन आपका कोई कस्टमर है उधार में, तो फिर आप पूछोगे भाई किसके नाम से लिखूं, क्योंकि आप उसका नाम लिखोगे, किसके नाम से किस खाते में लिखना है, यानी कि उधार लेन देन होता है उसी में व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, इसलिए व्यक्तिगत खाता प्रभावित होता है। नकद में लेन देन होता है उसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित नहीं होता है, इसलिए रोकड़ में लेन देन अगर होता है और व्यक्ति का नाम दे रखा है तो भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाएगा, छोटी सी चीज है लेकिन ये इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे अपन करेंगे, जैसे अभी तो मैं पहले सिंपल मेरी तरफ से तुम्हारे को एग्जांपल दे रहा हूं, फिर अपन बाद में जैसे बुक का स्टार्ट करेंगे तो फिर अपने पास जैसे कोई लाइन आएगी फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगा देखो इसमें क्या था। अब देखो इसी का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अब क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे ये एंट्री हमने की, अब आपके रजिस्टर में ये जर्नल हम तैयार करते हैं, ठीक है, अब जर्नल हो गया। अब जर्नल के बाद में हम क्या करते हैं, इसका टोटल लगाते हैं,
जैसे हमारा पेज भर गया, आपकी कॉपी का पेज ही मान लो, बात एक ही, रजिस्टर व्यापारी का रजिस्टर होता है, आपकी कॉपी, आप काम कर रहे हो और आपके पेज में जैसे एंट्री है, आपके 4, 5 या 6 एंट्री हो गई और आपका पेज भर गया और आपको एंट्री करनी है अभी 10 करनी है या 15 करनी है, यानी कि और एंट्रियां अभी और बाकी है, जबकि आपका वो पेज कंप्लीट हो गया है। तो पहले आप क्या करोगे, यहां पर इसका टोटल लगाओगे, ठीक है। तो इसका आप क्या है, टोटल लगाओगे और टोटल क्या है, दोनों साइड का बराबर ही आएगा। तो कितना हो गया, 23,500। दोनों साइड का टोटल, क्योंकि सेम ही आएगा, जितना डेबिट का आ रहा है टोटल उतना ही क्रेडिट साइड का आएगा, ये हम टोटल लगा लेंगे। तो यहां पर हम केवल टोटल नहीं लिखेंगे, टोटल के साथ में, क्योंकि अभी हमारे को जैसे 4 एंट्रियां हैं और आगे हमारे को क्या है, 4 एंट्रियां और करनी है। मान लो टोटल एंट्रियां जैसे आपकी कितनी है, मान लो प्रश्न में 8, अपना पहला पेज है कंप्लीट हो गया है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल C/F। CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि टोटल आगे ले जाया गया। यहां पर हम क्या लिख देंगे, टोटल CF। CF का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि टोटल आगे ले जाया गया। क्योंकि अभी तो हमारी जैसे टोटल 8 एंट्रियां, अभी 4 ही एंट्रियां हुई है, टोटल तो जब भी आएगा जब 8 एंट्रियां हो जाएगी तभी तो टोटल माना जाएगा। आपके 8 ट्रांजेक्शन है तो 8 एंट्रियां करोगी जब भी पूरा टोटल माना जाएगा। तो लेकिन चूंकि एक पेज में आपके कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए आपने अभी यहां पर इसका टोटल लिख दिया। तो ये पूरा टोटल नहीं है, 4 ट्रांजेक्शन का ही है, तो चारों का हम लिख करके क्या लिख देंगे, टोटल CF। ये लिख दिया 23,500। अब 23,500 लिख करके अब अगला जो पेज है वहां पर आप स्टार्ट करोगे। तो अगला जब पेज स्टार्ट करोगे तो फिर कैसे करोगे, टोटल अपना कितना आ रहा है 23,500, आगे वाला पेज हम पलटेंगे और फिर हम एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो, अब मान लो आगे वाला जो पेज है हमने स्टार्ट किया और आगे वाले पेज में हमारे को कोई 5वीं एंट्री करनी थी। 5वीं एंट्री को करने से पहले हमने जो पिछले पेज का जो टोटल लगाया था सबसे पहले उसका टोटल लिखेंगे। और 5वीं जो एंट्री है ये हमने 6 अगस्त को किया था, 5वीं एंट्री हमारे को मान लो कि 8 अगस्त को करनी थी। पहले हमने 6 अगस्त तक एंट्री की थी और हमारे को 5वीं एंट्री कब करनी है, 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को कोई भी एंट्री करने से पहले जो हमने पिछले पेज का जो टोटल लगाया था सबसे पहले हम उस टोटल को लिखेंगे। अगस्त 8 और ऊपर लिखेंगे टोटल BF। BF का मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। BF का मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि पिछला टोटल लाया गया। पहले लिखा था हमने टोटल CF, CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड, यानी कि टोटल आगे ले जाया गया। तो पिछले पेज का जो टोटल है वो हमारा कितना था, 23,500। तो 23,500 हम पहले लिख देंगे पिछले पेज का टोटल। टोटल BF के नाम से, BF का मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि लाया गया, टोटल लाया गया पिछला, यानी कि पिछला जो टोटल है। अब ये टोटल हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हम जो भी कोई एंट्री है वो एंट्री है फिर इसके बाद में कर देंगे। पहले इसको लिख देंगे और इसको लिखने के बाद में आगे एंट्री करते जाएंगे। अब आगे इसके बाद में आपके मान लो कि 4 एंट्री है, 5 एंट्री है, जो भी है वो उसके बाद में टोटल वो इनकी अमाउंट है वो लिखते जाएंगे। अब लिखने के बाद में अब